देखो, हम लोग पॉलिटी में भाग 11 पढ़ रहे थे और भाग 11 हमें पता है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेकर के 263 तक, है ना। और भाग 11 में के बारे में वर्णन किया गया है, तो यही पता है केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच वर्णन किया गया है। 245, 246, 47, 48, 49, 50, है ना, ये अनुच्छेद हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जिसमें से आपको याद कौन सा रखना है, 249, 250। 249 में क्या है ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 249 में क्या बताया गया है और 250 में क्या बताया गया है। तो 249 में बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्य के जो सूची के जो विषय हैं उन पर नियम कानून बना सकती है। कब बना सकती है? यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जबकि 250 में क्या बताया गया कि आपातकाल की स्थिति होने पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी ये 249 जो है, 249 में केंद्र सरकार बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर बिना आपातकाल के, और 250 में आपातकाल जब लगा होगा तब बना सकती है। क्लियर? उसके बाद के अनुच्छेद जो हैं वो हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। 251 है, 251, 252 और 253, 54। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट हैं ये 262 और 263, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है, और ये तुमने आपको बता ही दिए। बीच के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में, लेकिन हमें ये भी आपको बता दिए हैं। तो 251 में क्या बताया गया है? 251 में ये बताया गया है कि 249, मतलब जैसे अगर अनुच्छेद 249 है तो 249 में क्या होगा? 249 में ये होगा कि मान लो राज्य सूची का कोनो विषय है, कोनो राज्य सूची का विषय है। अब उस राज्य सूची पर, उस विषय पर आप कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? मान लो 249 में जो कोई विषय होगा वो होगा राज्य सूची का, और उस समय जब 249 लागू होगी, यानी राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से पारित कर चुकी है कि इस विषय पर अब कानून कौन बनाएगा? केंद्र। तो केंद्र ने उस पर कानून बना दिया, केंद्र ने उस विषय पर कानून बना दिया। और देखो फिर हुआ क्या कि राज्य ने देखा क्या, किसी राज्य में, मान लो उत्तर भारत में राज्य है, और किसी राज्य ने क्या देखा कि ना केंद्र के हम नियम नहीं बनेबे, हम अपन नियम बनेबे यही विषय पर। बात समझ पा रहे हो नहीं? मतलब कि उसी विषय पर जब केंद्र ने बना दिया है तो वो राज्य क्या कह रहा है, उसने थोड़ी सी विद्रोह की और कहने लगा कि ना हम बनाएंगे इसी विषय पर क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो इसमें डायरेक्ट कहा गया है 251 वाले अनुच्छेद में कि 249 और 250 जब लागू होगा, 249, 250 जब लागू होगा तो उस समय केंद्र सरकार राज्य सूची के जो विषयों पर कानून बनाया है, तो ऐसा ना हो कि कोनो राज्य उसी के विरोध में या उसी के असंगत, उसी के जैसा कोनो कानून बना दे। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये बताया गया है कि 249, 50 जब लागू है तो विधानमंडल असंगत कानून नहीं बना सकती है, उसी के जैसा कोनो कानून असंगत नहीं बना सकती, या उसके विरोधी कोनो कानून नहीं बना सकती है। संगत मतलब उसी के जैसा तो बना सकती है, लेकिन असंगत नहीं बना सकती। मेरी बात समझ पाए? ठीक। तो 251 में क्या है, ये बात आपको याद रखिए। 252 में क्या, देखो 252 में क्या किया गया है, तो 252 में भी ये भी अनुच्छेद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखो। मान लो 2 या 2 से अधिक राज्य, भारत में इतने राज्य 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से मान लो 2 राज्य हैं, मान लो ऐसे समझ लो। राज्य सूची पर कितने विषय हैं आपको पता है? 61 हैं इस समय वर्तमान में, पहले 66 थे। अब 61 विषयों पर मान लो कोनो एक विषय ऐसा आ गया, उस विषय पर दोनों राज्य सोच रहे हैं अरे ये विषय हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं हम लोग मिलकर चलते हैं, इस विषय पर कानून जो है कहते हैं केंद्र से कि आप बना दो, हम लोगों का पल्ले नहीं पड़ रहा है विषय। ठीक। तो मान लो 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे होगा यूपी, बिहार, झारखंड, कोनो मिलके चले गए, और चले गए केंद्र में कह दिन कि सर ये जो है हमें इस विषय पर समझ में नहीं आ रहा, आप ही जो है हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दीजिए। तो अगर ये खुद लेके जा रहे हैं कि आप बना दो, तो केंद्र तो इसे उतारू कर लाओ, हम बना देते हैं। ठीक है। तो 252 में क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक अगर राज्य है उनकी सहमति है, हैं, और वो पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए? केंद्र सरकार के पास। अब बोल रहे हैं संसद में पहुंच गए, समझ लो केंद्र सरकार की बात करें, तो फिर संसद क्या कर सकती है, उन राज्य सूची के विषयों पर खुद कानून बना सकती है। जब खुद यहाँ पे बनवा रहा है तो बना सकती है कि नहीं बना सकती है? ठीक है। पहले तो, और इसके बाद यहाँ 252 अनुच्छेद में यही बताया गया। 253 में क्या बताया गया, देखो अंतरराष्ट्रीय करार को प्रभावी, इसका मतलब क्या है ये समझिए। 253 में क्या बताया गया, अब मान लो, देखो समझ लो, मोदी जी जो है, जैसे केंद्र सरकार में वर्तमान समय में कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के हाथ में पूरा पावर है, केंद्र में तो सत्ता में वही है। अब ये क्या किए कि मान लो भारत से चले गए अमेरिका, है, अमेरिका से मान लो कोनो डील करिए कि भारत के जो झारखंड राज्य है या करिए कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर क्या है, हम लोग जो है एक लड़ाकू विमान बनाने का एक फैक्ट्री खोलेंगे। किसके साथ समझौता करिए है? अमेरिका के साथ, हैं। अब वहाँ से जैसे लौट करके आए तो ये अंतरराष्ट्रीय करार हो गया कि नहीं? किसी भी देश के साथ करार कर सकते हैं भाई, मोदी जाते रहते हैं। तो अब मान लो ऐसा समझ लो, मोबाइल मैन्युफैक्चर के कोनो, मान लो कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ चले गए, और वहाँ चले गए, वहाँ से कह दिया कि भाई अब ऐसा करते हैं, सैमसंग कंपनी का जो एक प्लांट है वो आकर के यूपी के नोएडा में बनेगा, या फिर दिल्ली में बनेगा, कहीं भी मान लो। ठीक है। मान लो कह दिया कि उन्होंने कि सैमसंग जो है कंपनी
उस कह दिया कि तुम्हारा जो प्लांट है ऐसा करो कि चाइना के बगैर तुम इंडिया बनावा के। इंडिया में कहाँ बता दें कि इंडिया में नोएडा जगह है, हैं क्या ये कहते यूपी में किसी जगह में, ठीक, तो कहते यहाँ पे आकर के आपको अपना प्लांट बनाना। कोई भी करार हो सकता है, बहुत सारे करार हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अब मान लो कोनो झारखंड में करिया है कि झारखंड में जो है लड़ाकू विमान का निर्माण की फैक्ट्री वहाँ चालू होगी, और अमेरिका के साथ मिलकर कही है, तो झारखंड का कार्य है हम कहा अपन जमीन देना नहीं देवे। बात समझ पा रहे कि नहीं? यूपी का लगना ना हमार जमीन का है, तुम दूसरा राज्य है उनका देखो जा करके हमार का है। तो अगर कोनो अंतर्राष्ट्रीय करार कर रहे हैं तो कोनो भी राज्य चूचा नहीं करिए ना कि हम नहीं हमार ले लो, हमार नहीं उनके ले लो, बगल के कोई नहीं। अगर मोदी जी कराए हैं बाहर अंतर्राष्ट्रीय करार तो वो संसद की बात ही मानी जाएगी बगैर किसी राज्य से पूछे। बात समझ पा रहे नहीं? ऐसा मतलब क्या है, 253 में अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी बनाने के लिए ये अनुच्छेद देता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय करार प्रभावी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर मोदी जी बाहर किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय करार करके आए हैं, मोदी जी की बात है क्योंकि वर्तमान समय में वही है उनको लेकर के कर रहे हैं, तो अगर करके आए किसी भी देश के साथ डील करके आए तो फिर किसी भी राज्य से परमिशन लेने की उनकी आवश्यकता नहीं, ना ही कोई राज्य के पास इतनी पावर है कि इसके लिए उनको मना कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे? ये कौन सा अनुच्छेद पावर देता है? 253। मेरी बात समझ पा रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय करार को पावर कौन देता है? 253। वैसे भी ये हम आपको बताते रहे ये बात है ना। अब भले अनुच्छेद के वाइस आपको पता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पहले आपको ये अगर ध्यान में ये रखना है, ये अनुच्छेद नहीं याद रखना है, ये बातें जो इसमें लिखी हुई कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखनी है, ठीक। जहाँ पे अनुच्छेद आपको याद रखना है कि कहाँ से अनुच्छेद पूछ सकता है वो हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब 254 में देखो क्या है। 254 में बताया गया संसद व विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में असंगति। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि संसद और विधानमंडल, संसद जानते हो केंद्र और विधानमंडल राज्य, ठीक, द्वारा बनाई गई ये भी कोनो कानून बना रहा है, ये भी कोनो कानून बना रहा है। एक ही विषय पर मान लो दोनों कानून बना दिए हैं। अब एक ही विषय पर कानून अगर बना दिए तो वो कानून अलग है उसका, केंद्र वाला, और राज्य वाला अलग है। केंद्र वाला अलग है। असंगति का मतलब क्या होता है? केंद्र वाला अलग और राज्य वाला अलग, किसी विषय पर बना दिया उन्होंने कानून। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे यही समझ लो, मान लो केंद्र बना दिए सीओ कानून किस, जो राज्य मान लो दारू शराब वाला है, शराब वाला, इसने क्या कह दिया कि जो प्रदेश हैं इन प्रदेशों को क्या करना है कि जो शराब है, शराब को क्या करना है सभी नागरिकों के लिए जो बेची जा रही है इसको क्या करना है, कम से कम दामों पर बेचना है। कैसे बेचना है? कम से कम दामों पर बेचना है। मान लो ये उदाहरण दे रहे हैं मैं। और बाकी एक विधानमंडल ने क्या कानून बनाया, वरना शराब कम से कम दामों नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचेंगे, है ना। एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे रहे हैं, तो भाई दोनों यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि नया संगति। ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, हाँ ये ऊंचे दामों पर कर रहा है, वो नीचे दामों पर कर रहा है। तो बात उस समय किसकी मानी जाएगी? संसद की। संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसकी बात मानी जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? वैसे भी जो शराब जैसा जो तथ्य है ये हमने आपको बताया था, ये हमारे जो भाग 4 है नीति निषेध तत्व, है ना, वहाँ पे ही आता है शराब की बातें। मद निषेध के बारे में बात की गई है ना, बताया था कि नहीं? चलो अच्छा, 254 के बारे में आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद 254 तक, और इसके बाद के इंपॉर्टेंट उतना नहीं है अनुच्छेद। आपको डायरेक्ट जो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 262 और 263, इनको याद करके रखना है। 262 और 263 ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों, ठीक है। कौन कौन है? 262, 263। तो 262 में क्या बताया गया और 263 में क्या बताया गया? तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। तो देखो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे, मान लो ये हमारा भारत का नक्शा है, हम उसे बना तो पाएंगे नहीं लेकिन फिर भी अब देख लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इधर को चल रहा है ये, मान लो नेपाल वगैरह, ठीक। अब ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगे, आप लोग समझ लो इसे, ठीक। अब मान लो कोई नदी, मान लो जैसे गंगा नदी है हमारी, तो गंगा नदी यहाँ पर हमारा जो राज्य है ये वाला, इधर ये इधर यूपी है ये, ठीक, ये यूपी है, ऐसे मान लेते हैं। और ये उत्तराखंड है, ऐसे खंड के रूप में आप बता दे रहे हैं, एकदम ऐसे नहीं समझिए। बाकी इधर चलेंगे तो बिहार है ना। अब मान लो गंगा नदी है तो इधर से आप आती है, उत्तराखंड से होते हुए आएगी, फिर यूपी में आएगी, फिर बिहार में आएगी, ऐसे होकर के तो आगे बढ़ती जाती है। तो मान लो जो नदियों का जलों पर नदियों, जितनी भी नदियाँ, भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों के जलों पर जो कंट्रोल होगा वो उसी राज्य के हाथ में दे दिया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी क्या बताया गया आप समझिए, जैसे नदी का जल का जो है उसको रखा गया है, राज्य सूची का विषय बना करके रखा गया है। किसके विषय में पढ़ा गया है? राज्य सूची। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन एक चीज़ समझिए, देखो मान लो यानी ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ी एरिया है ना, तो इनको मान लो उतना पानी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से इन्होंने नदियों, जो गंगा है उसका पानी चलता चला आ रहा, यहाँ यूपी में आया, और यूपी मैदानी क्षेत्र है। और यूपी के लोगों ने कहा कि हम तो मैदानी क्षेत्र ऐसा करते हैं, गंगा नदी का जो पानी है उसको प्रवाह को रोक लेते हैं, डैम बना लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम करते हैं।
क्यों? क्योंकि जो नदियों को है वो राज्य सूची के विषय में रखा गया है, यानी नदियां वगैरह जो है वो राज्य के कंट्रोल में है। तो जो राज्य के पास जो नदी गुजर रही है, तो उसने कहा अब हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, अगले राज्य के पास कम भेजेंगे। अब अगला राज्य कौन है? बिहार। अब इन्होंने क्या किया, जो नदी का पानी है वो ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है ना, डैम बना करके इकट्ठा कर लिया। अब वहाँ जाने नहीं दे रहे ज़्यादा पानी, बहुत ही कम मात्रा में भेज रहे हैं। तो बिहार भी कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ भी कृषि होती है बहुत ज़्यादा, वो भी तो समतल मैदान है ना। तो अब वहाँ जब पानी नहीं पूछेगा तो वहाँ की खेती नहीं चौपट हो जाएगी। अगर पानी नहीं पूछाएंगे तो दोनों के बीच विवाद हो जाएगा। अब विवाद हो जाएगा तब फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वास्तव में ये जो नदियों वाला विवाद है उसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 262 में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नदी जल विवाद किस में रखा गया है? अनुच्छेद 262 में। आपसे पूछेगा कि नदियों का जो जल से संबंधित विवाद है, या कह सकते हैं नदियों की जितनी भी भारत की नदियां हैं वो कौन सी सूची में रखी गई है? तो राज्य सूची में रखी गई। लेकिन इसको राज्य सूची में वास्तव में नहीं रखना चाहिए था, इसको रखना चाहिए था संघ सूची में। हमारे हिसाब से क्या है, संघ सूची में रखना चाहिए था, क्योंकि अगर संघ सूची में रहता तो अपना तो जो राज्य है वो तो कानून बना ही सकता था, साथ ही साथ केंद्र भी बना सकता था। अब केंद्र जो कानून बनाता वो ज़्यादा प्रभावी रहता, तो विवाद वाली स्थिति ना आती कहीं स्थिति। लेकिन यहाँ पर समझ लो कि जैसे यहाँ पर देख लो आप, यहाँ उत्तर प्रदेश ने अपना नियम बना लिया। अब बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, हम उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं अभी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल वो करने लगा, नियम उसने बनाया। अब फिर क्या, बिहार गुस्सा हो गया, अब दोनों के बीच लड़ाई होगी, तो फिर केंद्र सरकार के पास पहुँचेंगे फैसला करने के लिए, है ना। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये चीज़ें हैं, यानी 262 के तहत क्या है, नदी जल विवाद का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद रखना है। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है कि देखो, मतलब हमारा ये भारत देश है, तो इस भारत देश में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह जितने हैं, सब राज्यों से उठ करके ये क्या आएंगे, किसी भी विषय पर अगर समझौता होना है या किसी भी विषय पर वार्तालाप होनी है, तो वो आकर के यहाँ पर अपना जो संसद भवन बना हुआ है ना, वहाँ संसद भवन पर वार्तालाप होगी। केंद्र सरकार उन लोगों को समझाएगी कि आप लोग इस विषय पर किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब यह है सभी राज्यों, अंतर्राज्य मतलब सभी अंदर के राज्य जो है उनके बीच जो है वार्तालाप कौन कराएगा? संसद करवाएगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 263 में। तो ये बिल्कुल आपको दोनों याद रखने हैं, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। 262 में क्या है, नदी जल विवाद है ना, नदी जल के बंटवारे के बारे में बात है, इसे याद कर सकते हो। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन याद करना है इतने में? तो कोई भाग 11 में कौन कौन अनुच्छेद याद कर रखना है? तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो पूछे जाते हैं 249, 50, 249, 250, 262, 263, एक साथ है 249, 50, 262, 263, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 249 में आपको याद रखना है। 250 में क्या है, 249, 50 में आपको पता है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उसमें 49 में बगैर आपातकाल की स्थिति में, और 50 में आपातकाल की स्थिति में। 262 में क्या है, नदी जल विवाद है। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। तो इस तरीके से अनुच्छेद 11 जो है, सॉरी भाग 11 जो है वो हमारा खत्म होता है ना। इसके बाद का जो भाग है 12, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप दोहराते रहो, पॉलिटी इस तरीके से आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी आप कितने भाग 11 तक करा दिया है, टोटल भाग कितने हैं, 22। अब जो बाकी के भाग हैं वो ज़्यादा उतने बड़े बड़े नहीं हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, 1 या 2 वीडियो में जल्दी खत्म हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक, नोट कर लो उनको।